Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग फिर से आपके पास एक और फटाफट से शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं, रिवीजन वीडियो, फाइनेंशियल मार्केट फुल चैप्टर। कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर की एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अपने एग्जाम में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। क्या लिख कर आएंगे इसकी डेफिनेशन अगर आती है तो, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब एक ऐसी मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल एसेट की बाइंग, सेलिंग, इशूइंग करी जाती है। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट, बॉन्ड्स, इन सबको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। अब यहाँ दो बातें लिखी गई हैं, क्रिएशन, तो फाइनेंशियल मार्केट में न्यू इशू मार्केट भी आती है, यानी फाइनेंशियल मार्केट में नए शेयर इशू भी करे जाते हैं, नई फाइनेंशियल एसेट इशू भी करी जाती हैं, और जो पुरानी एसेट्स होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, उनकी सेल परचेज भी होती है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। इसलिए ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन और एक्सचेंज। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन, दिस वन, एंड एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर फाइनेंशियल एसेट का इशू एंड सेल परचेज होता है, फाइनेंशियल एसेट का इशू एंड सेल परचेज होता है, राइट। अब इस चैप्टर में मोटा मोटा क्या पढ़ना है वो मैंने एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। फाइनेंशियल मार्केट हमें समझ में आ गई, कैसी मार्केट जहां फाइनेंशियल एसेट को बेचा, खरीदा और इशू किया जाता है। दो टाइप की मार्केट यहाँ पर है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब कंपनी को लोन चाहिए तभी उसको फाइनेंशियल एसेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपके पास जो ये फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया। अब कंपनी को जो पैसा चाहिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो वो जिस मार्केट में जाती है अलग जगह है, अलग डिपार्टमेंट है, मनी मार्केट में जाएगी। यहाँ पर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स होंगी और वहाँ शॉर्ट टर्म लोन्स देने वाले और खरीदने वाले मिलेंगे, राइट। और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन देने वाले और लेने वाले मिलेंगे, दैट इज व्हाट कैपिटल मार्केट, राइट। कैपिटल मार्केट को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। प्राइमरी मार्केट, यहाँ पर कंपनी और इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ पर नए शेयर इशू करे जाते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर सेल परचेज, तो यहाँ पर सेल परचेज होती है और यहाँ इशू होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट जहाँ फाइनेंशियल एसेट को इशू, खरीदा, बेचा जाता है। प्राइमरी मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म एसेट्स मिलेंगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स मिलेंगी, शॉर्ट टर्म लोन का लेना और देना किया जाता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म लोन का देना और देना किया जाता है। प्राइमरी मार्केट जहाँ पर कंपनी शेयर इशू करती है और इन्वेस्टर बाइंग करता है। और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर जो ऑलरेडी कंपनी ने शेयर इशू करे थे एग्जिस्टिंग, उनकी सेल परचेज करी जाती है। एक एक मार्केट को ध्यान से पढ़ेंगे, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, पूरा यही है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपके पास आ जाए सेगमेंट क्या है फाइनेंशियल मार्केट के, तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट या सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्लासिफिकेशन, डिपार्टमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो डिपार्टमेंट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। चलो एक एक करके अच्छे तरीके से इनको फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है। जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है ये सब पर अप्लाई होता है, यानी अगर आपसे मैं मनी मार्केट के फंक्शंस पूछूं या कैपिटल मार्केट के पूछूं, जब मैं आपको बता रही हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस है तो ये सभी पर एप्लीकेबल होते हैं मोर और लेस, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। इसका मतलब है अट्रैक्ट द सेविंग और उसे बेस्ट जगह पे लगाना। तो यही तो करती है फाइनेंशियल मार्केट। हाउस होल्ड जनरली सेवर्स होती हैं, इनके पास पैसा होता है जिसे ये किसी प्रोडक्टिव जगह पे लगाना चाहते हैं और उसके बदले में रिटर्न भी चाहते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट भी आती है, कैपिटल मार्केट भी आती है, तो यहाँ ये पैसा लगा सकते हैं और ये पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके पास चला जाता है प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर के पास। वो लोग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न होता है। एक तो देश का आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ऊपर से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से वो जो हिस्सा होता है वो हाउस होल्ड को भी देते हैं। तो एक तरीके से फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू सेविंग अट्रैक्ट होती है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि इस पैसे को प्रोडक्टिव यूज में लगाया जाएगा, प्रॉफिट होगा, मेरे देश का आउटपुट यानी जीडीपी भी बढ़ेगी, प्रॉफिट में से मुझे भी हिस्सा मिल जाएगा। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है फाइनेंशियल मार्केट का, फंक्शन कह सकते हो, इंपॉर्टेंस कह सकते हो, कि इट अट्रैक्ट द सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में ही प्राइस की डिस्कवरी होती है फाइनेंशियल एसेट्स की। ये कैसे? मार्केट फोर्सेस से। हम एक मार्केट पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट। वहाँ पर क्या होता है, किसी भी कंपनी के शेयर बेचे कितने लोग चाहते हैं और कितने लोग खरीदना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल आ जाती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल ए कंपनी, पूरे इंडिया में अगर मान लीजिए उसमें आ रहा है कि 5000 लोग इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, यानी डिमांड 5000 लोगों के द्वारा हो रही है और 200 ही लोग आज के दिन में इसको सेल करना चाहते हैं, सप्लाई।
खुद सोच के देखिए इस कंपनी के शेयर का प्राइस कितना ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। 5000 लोग खरीदने वाले हैं, बेचने वाले सिर्फ 200 लोग हैं। तो जो डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट फोर्सेस, ये स्टॉक एक्सचेंज जो कि फाइनेंशियल मार्केट का एक टाइप है, सेगमेंट है, उसके अंदर आपको कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलता है। ये जो प्राइस है इससे कंपनी अपनी परफॉर्मेंस तय करती है, क्योंकि अगर प्राइस अच्छा जा रहा है, कंपनी का मार्केट प्राइस अच्छा जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि कंपनी के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है उसके इन्वेस्टर्स का वो बहुत बढ़िया है, राइट। तो सबसे पहले ये आपकी सेविंग को अट्रैक्ट करती है, उससे अच्छी जगह पर लगाती है। दूसरा कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी शेयर का मार्केट में प्राइस क्या है, डिवेंचर का प्राइस क्या है, प्रेफरेंस शेयर का प्राइस क्या है, उसकी प्राइसिंग डिसाइड करने में हमें फाइनेंशियल मार्केट मदद करती है, राइट। इसके अलावा लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मान लीजिए आपने 20,000 रुपये थे, इन्वेस्ट कर दिए, अब आपको पैसे की ज़रूरत है, कंपनी तो आपको वापस नहीं करेगी, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है, सेकेंडरी मार्केट है, वो रेडी मार्केट है, वहाँ जाके बेच दीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर आपका थोड़े दिनों बाद मन करा कि दोबारा खरीदना है, लेकिन कंपनी तो इशू नहीं कर रही, कोई बात नहीं, सेकेंडरी मार्केट में बाय कर लीजिए, राइट। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, जब मर्जी चाहो कैश कन्वर्ट कर लो, जब मर्जी चाहो एसेट ले लो। लास्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी रिड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो है सिस्टम अब आपके पास आ गया। अगर आप सेबी की बात करेंगे, स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर टाइम कम लगता है और कन्वेंस को पूरा जोर किया जाता है, क्योंकि सेबी यहाँ इन्वॉल्व है। सेबी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? सेविंग कॉन्ट्रैक्ट करना, उसे सही जगह पे लगाना, प्राइस डिसाइड करना फाइनेंशियल एसेट का, ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, और कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन है उसे कम से कम करना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिर से हमने ये चार्ट बनाया है कि फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट होती है और सेकेंडरी मार्केट होती है। अब एक एक करके मार्केट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नंबर किसका है? मनी मार्केट का। तो मनी मार्केट के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट हुज मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर। तो यहाँ पर आपको कंपनीज को, जिसको भी लोन चाहिए, 1 साल से कम का लोन आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे वो सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, राइट। तो ये ऐसी मार्केट है जहाँ शॉर्ट टर्म लोन लिया और दिया जाता है। कोई देने वाले होंगे, कोई लेने वाले होंगे, यानी बोरोवर्स भी होंगे, लेंडर्स भी मीट करेंगे। तो मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन लेंडर्स और बोरोवर्स, राइट। और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? अप टू 1 ईयर। मनी मार्केट के फीचर क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, हाई लिक्विडिटी होती है। यहाँ पर आपके पास जैसे सेकेंडरी मार्केट में आपके पास स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे ही मनी मार्केट में आपके पास डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है, जो एश्योर करता है कि आपके पास जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, अगर आपने उसमें पैसा लगाया है और आपको पैसा चाहिए, जल्द चाहिए, तो आप यहाँ पर जाकर उसे एनकैश करा सकते हैं। तो डिस्काउंट हाउस फाइनेंस ऑफ इंडिया यहाँ पर एश्योर करता है कि आपको रेडी मार्केट मिले। तो हाई लिक्विडिटी है, रिस्क कम है क्योंकि कम समय के लिए उधार लिया जाता है, लो रिटर्न है, ऑब्वियसली लो रिस्क मीन्स लो रिटर्न। तो ये इसके फीचर्स हो गए मनी मार्केट के। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला है कॉल मनी। ये इंटर बैंक बोरोइंग्स है, यानी एक बैंक दूसरे बैंक से बोरोइंग करता है। कब? जब उनकी CRR मेंटेन करनी पड़े। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कैश रिजर्व रेशो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कैश रिजर्व रेशो रखनी पड़ती है, यानी कमर्शियल बैंकों को RBI के पास एक पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, एक परसेंटेज। अगर वो CRR के पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, हम तो कभी कभी इसको LRR के लिए भी रख लेते हैं, तो अगर वो CRR के पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तब एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करता है और बहुत कम दिन के लिए बोरो करता है, यानी इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 से 15 दिन होता है। यानी हो सकता है सेम डे बैंक वापस कर दे या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर। तो इसे हम बोलते हैं इंटर बैंक बोरोइंग। ये बैंक क्यों बोरो करता है? अपनी CRR को मेंटेन करने के लिए। यानी अगर मान लीजिए SBI को CRR डिपॉजिट करना है 12%, जो कि 12 लाख रुपए बनता है, लेकिन SBI के पास अभी फिलहाल 1 लाख रुपए पड़ा है, तो बाकी का 11 लाख रुपए PNB से वो बोरो कर लेता है, तो इसे बोलते हैं कॉल मनी। और जो PNB इनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा पर आवर पर डे के हिसाब से, उसको बोलते हैं कॉल रेट, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तो इट्स इंटर बैंक बोरोइंग। किस लिए बोरो किया जाता है? टू मेंटेन CRR। जिस इंटरेस्ट रेट पे ये रेट इंटरेस्ट लिया जाता है, कॉल रेट, मैच्योरिटी पीरियड 1 से 15 दिन, और ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तो इट्स ऑल अबाउट कॉल मनी। फिर आते हैं ट्रेजरी बिल पर। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई पैसा चाहिए, तो कई बार क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो मनी मार्केट में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन नहीं लेता। जैसे हमारे बैंकर्स कौन है? हमारे बैंकर्स मतलब जैसे SBI, PNB, आंध्रा बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये हमारे बैंकर हैं। इसमें हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं, लोन लेते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो RBI के थ्रू ये चीज़ें करती है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स चाहिए, तो उसमें RBI को वो सामने लेकर आएगी। तो ट्रेजरी बिल ऐसे ही डॉक्यूमेंट है, इट इज़ इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है इंटरेस्ट रेट जीरो है, लेकिन क्या आप ऐसे लोन को देना चाहेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट ही ना मिले? तो घबराइए मत, ऐसा नहीं होता कि इसमें इंटरेस्ट मिलता ही नहीं। सेफ बहुत है, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करना बहुत सही समझते हैं। वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली आरबीआई इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली बात तो आरबीआई से इशू करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन चाहिए तो आरबीआई सामने आ जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीछे है, तो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये डॉक्यूमेंट इशू करती है। इसे जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। ये मिनिमम 25,000 रुपये का होता है और इसके मल्टीपल में होगा, यानी 25,000, 50,000, 75,000, 75,000, 1,50,000 यानी 25,000 उसके मल्टीपल में होता है। अब जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दे रही गवर्नमेंट। भाई मैं 50,000 रुपये गवर्नमेंट को लोन दे रही हूँ और मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिले तो इसमें मेरे को क्या फ़ायदा? ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट इन्हें इशू करती है डिस्काउंट पर और रिडीम करती है पार पर। मतलब अगर एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर लिखा है 25,000 रुपये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे लेगी 24,500 इसके, लेकिन जब आपको वापस करेगी तो पूरे 25,000 वापस करेगी। तो आप समझने की कोशिश करिए कि 500 रुपये इंटरेस्ट आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है ना। तो इस वाले सिचुएशन में यही होता है कि आपसे चीज़ जब इशू करी गई तब कम पैसे लिए गए और जब दिया गया तो पूरा दे दिया गया। तो इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। रिडीम का मतलब जब आपकी रीपेमेंट करी जाएगी तो पूरे 25,000 आपको वापस करे जाएंगे। तो जो डिफरेंस है अभी आपका, वही आपकी कमाई है। तो क्या क्या फीचर हो गए? इट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। 25,000 और इसके मल्टीपल में इशू करा जाता है, डिस्काउंट पे इशू करा जाता है, यानी सस्ते में बेचा जाता है और पूरे पैसे वापस करे जाते हैं। वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। ये लाइन तो आप किसी में ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो कॉल मनी जब एक बैंक दूसरे बैंक से अपनी सीआरआर को मेंटेन करने के लिए लेता है, 1 से 15 दिन की मैक्सिमम पीरियड है। ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, 25,000 के मल्टीपल में इशू होता है। कमर्शियल पेपर तीसरा, इसमें जो कीवर्ड है, देखिए सबसे पहले हमने इनके कीवर्ड मेंशन कर दिए हैं। ये लार्ज और क्रेडिटवर्दी कंपनीज के द्वारा इशू करा जाता है, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, जिनका पेमेंट का पीरियड बहुत अच्छा है। क्रेडिटवर्दी का मतलब ही होता है जिसको आप कह सकते हो जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, जिसको बड़े आराम से लोन मिल जाएगा। तो लार्ज और क्रेडिटवर्दी कंपनीज को जब शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है कम टाइम पीरियड में, और वो कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाना चाहते, बैंक के झमेलों में नहीं पड़ना चाहते, तब वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। तो लार्ज एंड क्रेडिटवर्दी कंपनी इज अ कीवर्ड जो आपकी केस स्टडी में आ सकता है। ये अनसिक्योर्ड होता है, यानी कंपनी लोन लेगी तो सही और पब्लिक देगी भी, लेकिन इसके बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं देती कंपनी, अनसिक्योर्ड है। नेगोशिएबल का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने कमर्शियल पेपर खरीद लिया और कंपनी को लोन दे दिया, अब आपको पैसे की जरूरत है तो आप इसको किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है आगे आगे दे सकते हो। जैसे बिल रिसीवेबल होता है ना, आपके पास आया आपने किसी और को दे दिया, उसके पास आया उसने आगे दे दिया, बिल्कुल उसी तरीके से कमर्शियल पेपर भी नेगोशिएबल यानी ट्रांसफरेबल होता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से 1 साल, यानी या तो कंपनी 15 दिन के अंदर पैसा दे देगी, मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें और ट्रेजरी बिल में एक कॉमन बात है कि ये बेचा डिस्काउंट पे जाता है और रिडीम पार पे किया जाता है, यानी स्टार्टिंग में ही आपको आपका इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। सेम वही बात, अगर 100 रुपये का कमर्शियल पेपर है तो आपसे 95 लिए गए और जब दिए जाएंगे तो आपको 100 रुपये दिए गए, तो सीधी सी बात है 95 लेकर 100 रुपीज़ दे रहे हैं, तो 5 रुपये तो आपको पहले ही दे दिए ना। तो दैट इज व्हाट कमर्शियल पेपर। तो कॉल मनी, इंटरबैंक लोन, ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जीरो कूपन बॉन्ड है 25,000 के मल्टीपल। कमर्शियल पेपर लार्ज और क्रेडिटवर्दी कंपनीज इशू करती हैं जब उनको लोन चाहिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। ये अनसिक्योर्ड और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये इशू करा जाता है कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जब टाइट लिक्विडिटी होती है। की वर्ड इज टाइट लिक्विडिटी, यानी जब बैंकों के पास लोग जो जमा है, सेविंग्स है, वो बहुत कम करा रहे हैं, बैंकों के पास पैसे की कमी बढ़ गई है और बैंकों को पैसे की ज़रूरत है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, किसी भी वजह से सैलरी देने के लिए और खर्चों के लिए। कंपनी के पास, बैंकों के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसे का फ्लो नहीं आ रहा, सेविंग्स नहीं आ रही लोगों की। तो ऐसी टाइट लिक्विडिटी के केस में जो कमर्शियल बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। टाइट लिक्विडिटी के केस में अनसिक्योर्ड होता है, यानी बैंक आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देगा, इजीली ट्रांसफरेबल है, यानी अगर आपने एक बार सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद ली है, सीडी खरीद ली, तो आप आगे आगे किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कमर्शियल बिल। तो क्रेडिट परचेज के लिए बिल इशू करा जाता है, जैसे आपने सप्लायर से सामान खरीदा, अब उसको प्रूफ देने के लिए आप एक बिल देंगे, उसी को कहा जाता है आपके पास ट्रेड बिल, कमर्शियल बिल। जब आप एक्चुअली इस बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से, है ना, तब ये जो ट्रेड बिल है ये कमर्शियल बिल बन जाता है, ठीक है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है यूजुअली 3 मंथ्स, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे, बट यूजुअली 3 मंथ से ज़्यादा कोई भी सप्लायर आपको उधार नहीं देगा, ठीक है। ये ट्रांसफरेबल होता है आपके पास,
है ना, ईजिली आप इसे आगे पास ऑन कर सकते हैं। इसमें जो पार्टीज होती हैं ड्रॉ और ड्रॉई होती हैं, एक बिल लिखता है और एक बिल को साइन करता है, और ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तो ये हो गए हमारे पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कॉल मनी, इंटरबैंक, ठीक है। उसके बाद आपके पास था ट्रेजरी बिल, आरबीआई इशू करती है लोन लेने के लिए, 25,000 के मल्टीपल में होता है। कमर्शियल पेपर जो क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती हैं वो इशू करती हैं 15 दिन से 1 साल के अंदर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंकों को चाहिए टाइट लिक्विडिटी में। और कमर्शियल बिल ये तो नॉर्मल सा ट्रेड बिल है, बिजनेसेस के बीच में इस्तेमाल होता है क्रेडिट परचेज करने के लिए। ड्रॉर और ड्रॉई 2 पार्टीज होती है। तो ये हमारी मनी मार्केट हो गई कंप्लीट। अब हमने फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा था मनी मार्केट, वो कंप्लीट हो गया। फिर हमारा आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में हमारी सबसे पहली मार्केट है प्राइमरी मार्केट। चलिए अब सेकेंड मार्केट को भी डिस्कस करते हैं, प्राइमरी मार्केट। इट इज नोन एज न्यू इशू मार्केट, क्योंकि इसी मार्केट में कंपनी शेयर इशू करती है और इन्वेस्टर बाय करता है। तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग वर्ड नहीं होता, याद रखिएगा। प्राइमरी मार्केट में ओनली बाइंग होती है, इशूइंग बाय कंपनी एंड बाइंग बाय इन्वेस्टर, दैट्स इट। देयर इज नो सेलिंग, सेलिंग वर्ड नहीं है यहाँ पर। कंपनी इज इशूइंग एंड इन्वेस्टर इज बाइंग। ऑब्वियसली कंपनी डिसाइड करती है किस प्राइस पर इशू करना है, और इसमें कंपनी और इन्वेस्टर्स हैं, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। कंपनी कोई भी कंपनी कहीं पे भी इशू कर सकती है अपने शेयर। और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं प्राइमरी मार्केट में, क्या इशू करा जाता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स वगैरह, राइट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट, जो कि आपकी केस स्टडीज में आता है, आपको पहचानना पड़ता है। यानी प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो किस किस तरीके से शेयर इशू कर सकती है, 5 हमारे पास मेथड है। पहला है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी पब्लिक को डायरेक्टली लोन लेना है, प्रोस्पेक्टस छापा, पब्लिक को इनवाइट करा, एप्लीकेशन, जो कि आपने पूरा शेयर कैपिटल में पढ़ा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो प्रोसीजर से पैसा लिया जाता है, पहला। दूसरा तरीका, कंपनी के पास टाइम कम है सर, ऑफर फॉर सेल का इस्तेमाल करेगी कंपनी, यानी इंटरमीडियरी का इस्तेमाल करेगी, जिसमें इशूइंग हाउस या स्टॉक ब्रोकर की वर्ड है जो आपकी केस स्टडी में आते हैं। तो इशूइंग हाउस या स्टॉक ब्रोकर ने शेयर खरीद लिए और उसके बाद वो आगे इन्वेस्टर्स को बेचेंगे, यानी इन्होंने अपने लिए नहीं लिए, ये आगे बेच देंगे, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस जानना आपको जरूरी है। ऑफर फॉर सेल में यह है कि कंपनी से इन्होंने लिए एक इंटरमीडियरी के तौर पर इन्होंने खरीदे नहीं है, इन्वेस्ट नहीं किया, ये आके बेच देंगे। यानी खरीदने वाले तो बाकी पब्लिक ही है, लेकिन कंपनी के पास टाइम कम है और कंपनी को जल्दी फंडिंग चाहिए, तो उन्होंने इंटरमीडियरीज को ये शेयर बेच दिए। तीसरा जो तरीका है वो प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, कुछ बड़े बड़े इंडिविजुअल, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह, यही डायरेक्ट कंपनी के क्या कर लेते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं बल्क में। तो इससे कंपनी की कॉस्ट बच जाती है। तो ध्यान से सुनो, इसमें ये लोग इन्वेस्टर्स नहीं है, इन्होंने इंटरमीडियरी के तौर पे खरीदा, आगे बेच देंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट में ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है, दैट इज व्हाट प्राइवेट प्लेसमेंट। राइट इशू में क्या होता है, जब कंपनी नए शेयर इशू करती है, पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है कि आप इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, दैट इज व्हाट राइट इशू ऑल अबाउट, राइट। और इलेक्ट्रॉनिकली आईपीओज, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी ये जो फर्स्ट वाला आपके पास है, इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम से अगर इशू कर दे कंपनी, जो कि आजकल बड़ा फेमस हो गया है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो ये आपके पास 5 चीजें ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों को ध्यान रखना है। ऑफर फॉर सेल, इंटरमीडियरी को बेच दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट, इंटरमीडियरी को नहीं बेचा, बड़े बड़े जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने बल्क में, या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड, कुछ कलेक्टिव एजेंसीज होती हैं, कुछ बड़े बड़े इंडिविजुअल्स होते हैं, वही बाय कर लेते हैं कंपनी के शेयर, तो कंपनी की सरदर्दी खत्म हो जाती है। राइट इशू, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास आप बेचेंगे, क्योंकि उनके पास ये राइट होता है कि पहले आप उनसे पूछें कि क्या वो शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ये हो गया आपके पास पूरा का पूरा प्राइमरी मार्केट। चलिए अब हमारी स्टार्टिंग होती है सेकेंडरी मार्केट से। तो हमारी मनी मार्केट हो गई, प्राइमरी मार्केट हो गई। नाउ द लास्ट वन इज सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। जो शेयर प्राइमरी मार्केट में इशू किए जाते हैं, कंपनी ने एक बार इशू कर दिया, अब कंपनी वो पैसा आपको कंपनी के लिक्विडेशन पर ही वापस करेगी, उससे पहले नहीं वापस होता, इक्विटी और प्रेफरेंस का। अब आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप कहाँ जाएँ, तो आपके लिए एक मार्केट तैयार कर रखी है, जिसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। जो आपने शेयर खरीदे हुए हैं, आप इस मार्केट में जाकर शेयर बेच सकते हैं, यानी आपको वहाँ पर ऐसे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे जो आप उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, और आप भी अपने शेयर बेच सकते हैं। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को भी हम पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। और प्राइमरी मार्केट क्या थी, न्यू इशू मार्केट, वहाँ पे नई शेयर इशू करे जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं, सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस क्या हैं। तो अगर आप देखेंगे, जो हमने फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस पढ़े थे, 2-4 वही हैं। पहला फंक्शन क्या पढ़ा था वहाँ पर, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, चैनलाइज करता है, उसे मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में करता है। और यहाँ पे पहला फंक्शन है इसका, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का पर्पस ही ये है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, जो इन्वेस्टर शेयर बेचना चाहता है
और ये रहा आपका स्टॉक एक्सचेंज। और जो इन्वेस्टर बाय करना चाहता है उनके बीच में इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, एजेंट्स वगैरह होते हैं। और ये लोग आपस में सेल परचेज कर लेते हैं। जिसको पैसे की ज़रूरत है वो शेयर बेच देगा, और जिसको इन्वेस्ट करना है वो शेयर्स खरीद लेगा। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी जब मुझको पैसा चाहिए मैं जाके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को बेच सकती हूँ, पैसा मिल गया। जब मुझको लगता है मेरे को फिर से इन्वेस्ट करना है तो मैंने स्टॉक मार्केट में जाके दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, मैंने अभी आपको बताया था डिमांड और सप्लाई। तो जो ये स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ रोज का ये दिख जाता है कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी के कितने लोग शेयर खरीदना चाह रहे हैं, कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाली है कि हमें शेयर खरीदना है। स्टॉक ब्रोकर्स के पास सारी डिटेल होती है और वही डिटेल स्टॉक एक्सचेंज में एक कॉमन जगह पे फीड होती रहती है। तो वहाँ पर आया कि जी 500 लोग कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं और सिर्फ 5 लोग हैं जो कंपनी के शेयर बेचना चाहते हैं। तो डिमांडर तो बहुत है ना, सप्लाई कम है, तो इसका प्राइस जो है टाटा के जो शेयर का प्राइस हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। अगर उल्टा हो जाए, बेचने वाले 500 लोग तैयार हो गए और खरीदने वाले सिर्फ 5 लोग हैं, तो इसका मतलब सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो शेयर प्राइस एकदम गिर जाएगा। तो जो प्राइसिंग है शेयर्स की, कंपनी के शेयर की जो परफॉर्मेंस है उनके प्राइस से डिसाइड होती है। और ये प्राइसिंग कहाँ डिसाइड होती है? स्टॉक मार्केट में, राइट। इसके अलावा ये एश्योर करती है स्टॉक एक्सचेंज की आपकी ट्रांजैक्शन सेफ हो। क्यों? बिकॉज सेबी सभी स्टॉक एक्सचेंज पर कंट्रोल अथॉरिटी के तौर पे काम करती है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से डिफ्रॉड ना हो। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ा रोल है स्टॉक एक्सचेंज का। बिल्कुल सर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती हैं जो हमारे देश की परफॉर्मेंस की मेजरमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे आपको आपका टेम्परेचर एक थर्मामीटर बताता है, ऐसे इकोनॉमी को उसका टेम्परेचर स्टॉक एक्सचेंज बताता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज अच्छा चल रहा है, अगर आप ऐसे सुनोगे स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब होता है कि जो कंपनीज हैं उस स्टॉक एक्सचेंज में, हमारे देश की जो कंपनीज हैं उनके प्राइसेस बहुत अच्छे जा रहे हैं। प्राइसेस अच्छे जाने का मतलब है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यानी उनके प्रॉफिट्स बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अगर उनके प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं तो हमारे देश में आउटपुट भी अच्छा प्रोड्यूस होगा, यानी जीडीपी अच्छी प्रोड्यूस होगी, लोगों को इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी, सबकी डिमांड भी पूरी हो सकेगी। तो ये एक अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए। तो कहा जाता है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज अच्छा चल रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक फॉर्म होता है। इट्स अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाए तो ऐसा कहा जाता है इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ गया, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज गिरने का मतलब है आपके देश की बड़ी कंपनीज की परफॉर्मेंस गिर जाना, राइट। उसके बाद है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। देखिए जो स्टॉक एक्सचेंज है सेबी के थ्रू ये एश्योर करता है कि कोई एक जना उस कंपनी के शेयर डायरेक्टली बाय ना कर ले स्टॉक एक्सचेंज में जाकर, क्योंकि जब आप शेयर इशू करते हो पब्लिक कंपनी में खासतौर पे तो आप यही इंश्योर करते हो किसी को 2 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 8 मिले, किसी के पास भी 51% से ज़्यादा शेयर ना हो जाए, नहीं तो वो पब्लिक कंपनी थोड़ा ना हो जाएगी, वो तो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। अब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में तो कंपनी ध्यान नहीं दे पा रही, अब कौन ध्यान देगा कि पता चले कि एक ही बंदा अलग अलग नामों से और शेयर खरीद ले, है ना। तो इस बात की सेफ्टी एश्योर करता है सेबी। तो स्टॉक एक्सचेंज में सबको बराबर का हक मिले, इक्विटी मिले, यानी सबको बराबर की ऑनरशिप मिले, सब लोग शेयर खरीद सके, कोई कुछ लोग ही वो शेयर ना खरीद लें, कंपनी में ऑनरशिप ना क्रिएट कर लें, इस बात पर पूरा ध्यान देता है। ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस सही हों, यानी सबको बराबर का अधिकार मिले ट्रेडिंग करने का इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज में, इसको भी एश्योर करता है स्टॉक एक्सचेंज। कोई कुछ ही बिजनेसमैन या कुछ ही इन्वेस्टर्स उस पर ज़्यादा हमला ना कर लें, तो दैट इज़ व्हाट इक्विटी कर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें एक और बिजनेस मिल गया। जितने भी ये ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इनको इनकम का जरिया नहीं मिल गया। आप सोचिए, जो शेयर आपने खरीद लिया, कंपनी को आपने पैसा दे दिया, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक और बिजनेस बन गया कि ब्रोकर्स क्या करते हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा, इसका प्राइस कम होगा, इस बिहाफ पर सेल परचेज कराते हैं शेयर्स की और उसमें कमीशन खाते हैं, यही उनकी कमाई है। तो एक स्पेक्यूलेशन का बिजनेस है। स्पेक्यूलेशन मतलब उतार चढ़ाव, जो शेयर के प्राइस में ऊपर नीचे होता है, उसी को अंदाज़ा लगाते हैं वो लोग और उससे उनको एक बिजनेस मिल गया और उससे उनको अर्निंग होती है। तो इट इज़ गिविंग अ स्कोप फॉर अ डिफरेंट बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन का बिजनेस। तो ये सारे आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस हो गए। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड होता है, सेफ्टी आती है ट्रांजैक्शंस की, इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल प्ले करता है, इक्विटी सबको बराबर का अधिकार मिले इस बात को भी एश्योर करता है, किसी भी तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, और स्पेक्यूलेशन बिजनेस का स्कोप प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आपके पास आ चुका है, डीमेटेरियलाइजेशन, यानी जो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हुआ करते थे अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन, क्योंकि मटेरियल का मतलब होता है पेपर। अब आपने पेपर को डी कर दिया, मतलब आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो
इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट यानी फिजिकल शेयर में जो फॉर्म होते हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज व्हाट डीमेटलाइजेशन। अब ये तो सबको याद है। एक और चीज़ याद रखना, रीमेटलाइजेशन भी बुक में मेंशन है, रीमेटलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब है वापस कई लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं होते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से तो वापस वो क्या कर सकते हैं, उन्हें फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं, दैट इज व्हाट रीमेटलाइजेशन। क्लियर? तो डीमेटलाइजेशन क्लियर हो गया, कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं यार? एक तो कन्वीनियंट है, घर बैठे बैठे ही अपने को जो है सारा काम हो जाता है। डीमैट अकाउंट खोल लो, उसके बाद वहीं से शेयर बेचने खरीदने का काम कर दो, एजेंट भी वहीं से सब कुछ हो जाता है, तो बहुत कन्वीनियंट हो गया, ठीक है ना। एक तो आप इन सिक्योरिटीज़ को जो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास शेयर्स होते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप इन्हें प्लेज भी कर सकते हो, यानी गिरवी रखवा सकते हो लोन लेने के लिए। स्पीड बढ़ गई, फिजिकल फॉर्म में थोड़ा टाइम लगता था, शेयर्स लेने में टाइम लगता था। अब आप देखिए, अगर कॉलेजेस के फॉर्म पहले फिजिकल फॉर्म में भरे जाते थे, रिसीव करे जाते थे, तो टाइम लगता था, उसको चेक करा जाता था। अब ऑनलाइन में ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है, अगर आपकी कुछ गलती होती है तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो स्पीड बढ़ जाती है और क्वांटिटी भी अच्छी आ जाती है, ठीक है। फिर थेफ्ट, चोरी वगैरह से, और फोर्ज का मतलब होता है नकली, कोई आपके पेपर के फोटो कॉपी करके बेच दे या फिर आपके सिग्नेचर कॉपी करके बेच दे, उन चीज़ों से आप बच गए। डिलेज नहीं होते, टाइम कम लगता है, पेपर वर्क कम हो गया, तो ये सारे बेनिफिट हैं डीमेटलाइजेशन के आपके पास, ठीक है जी। अब कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम ज़रूर समझना चाहेंगे इस चैप्टर में। डिपॉजिटरी क्या होता है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डिपॉजिटरी क्या है? ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक बैंक विच हेल्प द इन्वेस्टर्स टू ओपन डीमैट अकाउंट। मतलब जो आपको डीमेटलाइजेशन करना है, यानी अगर आपको फिजिकल शेयर से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही शेयर को बेचना खरीदना है, इस प्रोसेस के लिए आपको डिपॉजिटरी चाहिए। और डिपॉजिटरी क्या होते हैं? बैंक वगैरह। इनमें आपको सबसे पहले क्या ओपन करना पड़ेगा? एक डीमैट अकाउंट। यही लोग आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखते हैं सेफ कस्टडी में, जैसे आप अपना लॉकर में सामान रखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से डिपॉजिटरी, सिंपल शब्दों में बैंक समझ लो। बैंक में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलाओ, दैट इज डीमेटलाइजेशन अकाउंट, और वहाँ पर ही आपके ऑनलाइन में ही शेयर रहते हैं, सॉफ्ट कॉपी में ही। अगर कोई आप शेयर बेचते हो तो जो पैसे आते हैं वो भी आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं ये किसके थ्रू होती हैं? एक ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन जो आपने करनी है, तो उसके लिए आपको बैंक को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एजेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिकली आप याद रखो, बैंक, उनको क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी इज द ऑर्गेनाइजेशन विद विच द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन डीमैट अकाउंट, जो होल्ड करती है सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ कस्टडी कस्टमर के लिए। दो तरीके की डिपॉजिटरी हैं नेशन वाइज, आपकी कंट्री में दो डिपॉजिटरी हैं। फर्स्ट डिपॉजिटरी है NSDL, नेशनल, पहली है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, और दूसरी है आपके पास सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, ये फर्स्ट डिपॉजिटरी है आपके कंट्री के अंदर। इसका जॉइंट वेंचर क्या है? इसमें कौन कौन है? IDBI बैंक है, UTI बैंक है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यानी जो पूरी कंट्री का मेन स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन तीनों को मिलाकर एक डिपॉजिटरी बना हुआ है, दैट इज NSDL, जो सभी बैंकों से लिंक है। जितने भी बैंकों में डीमैट अकाउंट खुलते हैं, जितने भी शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं डिपॉजिटरी के पास आ जाती है। सेकेंड डिपॉजिटरी है, इसके बाद सेकेंड हाईएस्ट डिपॉजिटरी है आपके पास CDSL, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसमें आपके पास है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों के जॉइंट वेंचर से ये बना हुआ है। और ये दोनों डिपॉजिटरी नेशन वाइड इन सभी बैंकों से लिंक्ड रहती हैं सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि ये श्योर कर सकें कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, शेयर्स की सेल परचेज हो गई इलेक्ट्रॉनिकली, उनको सेफ रखा जा सके। अभी मैंने आपको डिपॉजिटरी बताया, बैंक, और यहाँ पर मैंने आपको खास तौर पे मैंने बताया कि दो तरीके के डिपॉजिटरी हैं। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं। तो मेनली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट थोड़ा छोटा वर्ड है, अगर डिपॉजिटरी की बात करें सभी डिपॉजिटरी है, बट मेन डिपॉजिटरी आपने किसको मानना है? इन दोनों को, NSDL और CSDL को। ये डिपॉजिटरी हैं जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन फाइनली स्टोर होगी नेशन वाइड, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है यहाँ और इन्वेस्टर है यहाँ। तो बेसिकली डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में लिंक बिठाने का काम कौन करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये लोग, जिसमें एजेंट आप बोल सकते हो, स्टॉक ब्रोकर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंसान। देखिए, ये जो इन्वेस्टर है ये इनसे डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, NSDL, CSDL, क्योंकि ये नेशनल अथॉरिटीज़ हैं। तो वो लोग किससे डील करते हैं? वो लिंक करते हैं बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ब्रोकर से। उन सभी लोगों को हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ये इन्वेस्टर इनसे लिंक करेंगे, ये लोग फिर इनके बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह जो भी ओपन करेंगे, डीमैट अकाउंट, वो सारा डेटा यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इन दोनों के बीच में लिंक बैठाने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। क्लियर?
एजेंट्स, इंटरमीडिएट, स्टॉक ब्रोकर, बैंक, इनको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। काम क्या है इनका, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का, ये अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अपने जो क्लाइंट होते हैं, उनके अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं और उनको टाइम टू टाइम उनका स्टेटस अपडेट करते रहते हैं कि आपके शेयर्स इतने हैं, इतने आपके शेयर चले गए, उनका प्राइस इतना हो गया, यही काम है उनका। और इसी के बदले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो हैं वो इन्वेस्टर से कमीशन चार्ज करते हैं, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, यानी ऑनलाइन जो आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, डीमेटलाइजेशन। भाई हमको भी बता दो कैसे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट रजिस्टर्ड ब्रोकर और सब ब्रोकर, जिसमें आपको कुछ डिटेल भी उसको देनी पड़ेगी, पेन नंबर, अपना नाम, बर्थ, ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिटेल है, बट पेन नंबर इज मैंडेटरी क्योंकि वो आपके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टर मस्ट सेलेक्ट रजिस्टर्ड ब्रोकर और सब ब्रोकर। देन इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट या स्टॉक ब्रोकर, जिनको भी मैंने बताया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सबसे पहले ब्रोकर अपॉइंट करो, उसके साथ डीमैट अकाउंट खोलो, फिर अपना ऑर्डर प्लेस करो। अगर आपको सिक्योरिटीज बाय करनी है तो उसके बारे में बताओ, और अगर आपको अपने शेयर बेचने हैं तो उसके बारे में बताओ। फिर ब्रोकर क्या करेगा, आपके लिए बेस्ट डील ढूंढेगा। फोर्थ पार्ट में ब्रोकर मैच द ऑर्डर बाय चूजिंग द बेस्ट अवेलेबल डील। तो इन्वेस्टर चूज कर लिया, डीमैट अकाउंट खोल लिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब ब्रोकर का काम शुरू हो गया। चौथे पॉइंट पर उसने आपके लिए बेस्ट डील ढूंढ ली और डील आपको बता दी। जैसे ही आपको वो डील पसंद आ गई, एग्जीक्यूट द ऑर्डर। अब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भाई शेयर जो है हमको इतने चाहिए, जिस बंदे से भी बेस्ट मिल रहे थे, ठीक है। एंड ब्रोकर आपको एक कंफर्मेशन स्लिप दे देता है कि देखिए मैंने आपका ऑर्डर जो है प्लेस कर दिया है, अब आप पीछे मत जाइएगा, कंफर्मेशन स्लिप इज देयर। तो कंफर्मेशन स्लिप इशू कर देता है इन्वेस्टर को। जब कंफर्मेशन स्लिप आ जाती है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी विद इन 1 डे, जब उसने कंफर्मेशन स्लिप दे दी तो ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा, यानी आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीगल हो गया, अब आप बिल्कुल नहीं मुकर सकते। तो आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचे जाएंगे, आपके क्या प्राइस पे बेचा जा रहा है, किस डेट पे बेचा जा रहा है, क्या टाइम है, और अगर आप खरीद रहे हो तो कितने नंबर ऑफ शेयर आपके लिए खरीदे जा रहे हैं, किस प्राइस पे खरीदे जा रहे हैं, डेट क्या है, टाइम क्या है, जो भी डिटेल एक इन्वेस्टर को ज़रूरी चाहिए वो सारी उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में वो मेंशन करके उसको बता देगा। अब हमें पता है कि जब ट्रांजैक्शन में एंटर करा जाता है तो आपके पास ट्रांजैक्शन +2 यानी T+2 डे इज़ अ साइकिल डे, इसके अंदर अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ब्रोकर 2 दिन के अंदर अंदर, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करा, ये ट्रांजैक्शन डेट होती है जब उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करा, दैट इज ट्रांजैक्शन डेट, इसके 2 दिन के अंदर अंदर वो पे इन डे और पे आउट डे पूरा कंप्लीट कर लेगा। पे इन डे का मतलब क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं ब्रोकर्स के थ्रू, ब्रोकर जिसने भी शेयर देने हैं उसको ले लेगा और जिसने पेमेंट देनी है वो भी ले लेगा। ये चला जाएगा डिपॉजिटरी के पास, NSDL या फिर CDCL के पास, ठीक है। फिर इसके पास चला जाएगा, जैसे मान लीजिए A अपने शेयर बेचना चाहता है, B खरीदना चाहता है, तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बेचेगा, यहाँ गया पैसा, यहाँ गया। फिर होता है पे आउट डे लास्ट। अब क्या होगा, ये जो पैसा है ये इसके पास यहाँ से होते हुए, और ये जो शेयर्स हैं वो इसके पास वापस, दैट इज व्हाट पे आउट डे। तो ये पे इन डे और पे आउट डे मतलब एक दिन दोनों सामान डालते हैं, यानी A ने क्या करा, अपने शेयर डाल दिए, B ने पैसे डाल दिए, और जो B के पैसे हैं वो इससे पहले इधर गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से डिपॉजिटरी के पास गए, डिपॉजिटरी ने फिर रिवर्स करा कैश और शेयर, फिर वो कैश A को दे दिया गया और शेयर जो थे वो B को दे दिए गए, और इसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। दैट इज़ व्हाट ट्रेडिंग प्रोसीजर। ध्यान से करके जाइएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेबी के फंक्शंस, जिस पर भी क्वेश्चन जरूर आता है केस स्टडी फॉर्म में। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1988 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स ऑन 30 जनवरी 1992, यानी पार्लियामेंट में इसके लिए प्रॉपर जो पासिंग करी गई वो 1992 में करी गई। इसका जो हेड ऑफिस है वो आपके पास मुंबई में। अब इसके फंक्शंस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन, जिसके लिए ऑब्वियसली इसको इस्टेब्लिश करा गया प्रोटेक्टिव। तो ये प्रोहिबिट करता है कि कोई फ्रेडुलेंट एक्टिविटी ना हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर, सब ब्रोकर्स या कंपनी के द्वारा। कंट्रोल करता है, कोशिश करता है कि रोका जाए इनसाइडर ट्रेडिंग को। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या इंटरनल बंदे होते हैं वो कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल अपने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, तो इस पर पूरा ध्यान देता है सेबी। प्राइस रिगिंग, जानबूझ के प्राइस को ऊपर नीचे करना, इस पर भी कंट्रोल करता है। तो प्रोटेक्टिव में प्रोहिबिट वर्ड और कंट्रोल वर्ड। प्रमोशन, कोशिश करता है कि फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेता है। तो बेसिकली तो ये 2 वर्ड है, बाकी तो ये दोनों कॉमन बात है कि फेयर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है और प्रोटेक्शन के लिए ध्यान देता है। इसके बाद आते हैं रेगुलेटरी फंक्शन। इसमें एक रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन वर्ड याद रखो, जैसे ऊपर वाले में प्रोहिबिट और कंट्रोलिंग वर्ड याद रखो। रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन,
तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर करता है सेबी। म्यूचुअल फंड वगैरह ऐसी कलेक्टिव स्कीम्स होती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी सेबी ही करेगा, क्योंकि इनसे भी लोग इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, इन लोगों के पास भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कहीं गलत लोग तो नहीं है, तो इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन भी करना ज़रूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कोई भी टेक ओवर बिड्स होती है उनको ध्यान देती है कंपनी की, किसी कंपनी को कोई कंपनी टेक ओवर कर रही है तो क्यों कर रही है। ब्रोकर, सब ब्रोकर पे पूरा रेगुलेशन, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, उनका कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब तय करती है सेबी। फीस, किसी भी तरीके की जो फीस ली जाती है स्टॉक एक्सचेंजेस में, उसे भी तय करती है सेबी। किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी कोई भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑडिट कर सकती है, ये भी रेगुलेटरी फंक्शन हो गया। क्लियर दिख रहा है कि रेगुलेशन है और ऊपर वाला प्रोटेक्टिव है। लास्ट है हमारे पास डेवलपमेंट फंक्शन, जिसमें जो भी इंटरमीडिएट होते हैं, ब्रोकर वगैरह, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा रिसर्च कंडक्ट करता रहता है सेबी, और उस इन्फॉर्मेशन को अपने इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने के लिए, जो भी यूजर्स होते हैं तक पहुंचाने के लिए पब्लिश भी करता है। और इसके अलावा कैपिटल मार्केट को और कैसे डेवलप करा जाए उसके लिए भी सभी ज़रूरी स्टेप लेता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।